नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। तमाम कोशिशों के बावजूद कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज संभल नहीं जा सके हैं और राहुल गांधी का काफिला दिल्ली वापस लौट गया। दरअसल राहुल गांधी को संभल में हुई हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात करनी थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने राहुल गांधी के काफिले को आगे बढ़ने नहीं दिया और गाजीपुर बॉर्डर पर ही रोक लगा दी। तो वहीं मौके पर गाजियाबाद एडिशनल कमिश्नर दिनेश पी पहुंचे और 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद भी मंजूरी न मिलने पर राहुल गांधी का काफिला दिल्ली वापस लौट गया। मामले को बढ़ता देख गाजियाबाद पुलिस ने दिल्ली पुलिस की मदद ली थी और इसको लेकर इमरान मसूद ने कहा कि 6 तारीख को दोबारा राहुल और प्रियंका गांधी अपने समर्थकों के साथ संभल जाएंगे और संभल पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। हम मौजूद हैं गाजियाबाद के यूपी गेट पर और इस समय की ताजा तस्वीरें दिखाने का प्रयास करूंगा। ये उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद पुलिस है, जो कि आप देख सकते हैं ये पूरी जिप्सी जो है वो पूरी तैनात की गई है और यहाँ से यूटर्न के माध्यम से ये गाड़ियों की लेयर है जो दिल्ली के लिए दोबारा से यूटर्न जो है वो करवाने के लिए पूरे तरीके से तैयार हो चुके हैं। ये गाड़ियों की एक लेयर है, जिस तरीके से बैरिकेडिंग लगाई जाती है उसी प्रकार से अब गाजियाबाद की जो पुलिस है वो अब दिल्ली की तरफ दोबारा से इन्हें राहुल गांधी और जो प्रियंका गांधी है उनको रवाना करेंगे और दोबारा से 6 तारीख की तारीख जो है वो तय की गई है। और ये ताजा तस्वीर मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि इसी लेयर के अंदर जो है जो उनके समर्थक है, कांग्रेस समर्थक है इमरान जो मकसूद है, उन्होंने ये साफ कर दिया है कि स्पष्ट कर दिया अगली जो आने वाली जो 6 तारीख है, 6 तारीख को जो संभल में हिंसा पीड़ित जो है उनसे मिलने के लिए जो है वो अब जाने वाले हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से अब जो लेयर है वो बनाई गई है गाड़ियों की और इसी के ठीक पीछे जो है वो अब चलने वाले डीसीपी, तमाम डीसीपी, एसीपी और जो एडिशनल कमिश्नर है दिनेश कुमार पी और उनका जो काफिला है वो इनके साथ चलेगा और इसी के साथ उनको दिल्ली के लिए दोबारा से रवाना कर दिया जाएगा। आने वाली 6 तारीख को ये तय होगा कि किस तरीके से संभल की तरफ पीड़ितों से मिलने जाने के लिए अब दोबारा से वो 6 तारीख को प्रयास करेंगे, जिसके लिए आगे की भी रणनीति उनको तय की जाएगी। फिलहाल 6 तारीख तय की गई है संभल पीड़ितों से मिलने के लिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये लेयर है और इसी लेयर के साथ गाजियाबाद से होते हुए यूटर्न जो है वो करवाया जाएगा और ये यूटर्न जो है दिल्ली की तरफ रवाना करा दिया जाएगा। आगे जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो रोक दिया गया है, क्योंकि यहाँ से अभी कुछ ही देर बाद राहुल गांधी जो है वो दिल्ली गाजियाबाद से होते हुए दिल्ली यूटर्न मारेंगे और यूटर्न मार के सीधा दिल्ली की तरफ उनको रवाना कर दिया जाएगा। फिलहाल ट्रैफिक जो व्यवस्था है वो क्लियर करवा दिया गया है, क्योंकि किसी तरीके से भीड़ ना लगे और जो स्थिति है वो सामान्य रहे। आप देख सकते हैं यहाँ पर एसीपी इंदिरापुरम है जो पूरी तरीके से मौके पर मोर्चा संभाले हुए हैं और पूरी तरीके से मुस्तैद है और अब फिलहाल जो है वो काफिला जो है वो अब निकलता जा रहा है। देखिए एसीपी इंदिरापुरम तमाम अपने पुलिस प्रशासन के साथ इमरान मकसूद, ताजा तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। इमरान मकसूद जो है पुलिस की गाड़ी में फिलहाल जाने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें हैं इंदिरापुरम, एसीपी इंदिरापुरम जो है वो इमरान मकसूद की एसीपी इंदिरापुरम की गाड़ी में बैठे हुए हैं और यहाँ पर ताजा तस्वीरें मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि इमरान मकसूद आने वाली 6 तारीख को आगे के संभल के लिए अब जाने की बात कह रहे हैं। फिलहाल ये देखिए किस तरीके से काफिला जो है वो राहुल गांधी का काफिला जो है वो निकल पड़ा है दिल्ली की तरफ दोबारा रवाना होने के लिए। देखिए ये लेयर, देखिए किस तरीके से लेयर बनाई गई है और इसी के पीछे दिल्ली जाने के लिए रास्ता साफ किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं समर्थक भी मौजूद है, समर्थक भी उनका पूरा तरीके से पूरा समर्थन दे रहे हैं और ये कांग्रेस के काफी नेता जो हैं वो भी गाड़ी में मौजूद है। फिलहाल ये तस्वीरें राहुल गांधी की तस्वीरें हैं, जो ताजा तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से फिलहाल इनको दिल्ली जाने दिया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए आगे गाजियाबाद की जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन, उनकी गाड़ियां हैं और ये पूरे पुख्ता इंतजाम के साथ दिल्ली की तरफ रवाना हुए हैं। गाजियाबाद से अजीत रावत की रिपोर्ट, FM न्यूज। और आगे बढ़ते हैं, जहां अमरोहा में दिल्ली धरने में शामिल होने जा रहे किसानों को अमरोहा पुलिस ने रोक लिया, जहां पुलिस और किसानों के बीच जमकर नोकझोंक हुई। दरअसल पुलिस ने दिल्ली कूच कर रहे किसानों को बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया। पुलिस के रोके
जाने पर किसान नेता नारे लगाकर जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान नोएडा भूमि अधिग्रहण मामले में चल रहे धरने में शामिल होने दिल्ली कूच कर रहे थे। नोएडा में किसानों को हिरासत में लेने पर किसान आक्रोशित है, तो वहीं अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र नेशनल हाईवे 9 पर किसानों को रोका गया है। आज जो यहाँ पर किसान इकट्ठा हुए हैं, इसके क्या कारण था बताइए। ये नोएडा में हमारे किसान बहुत शांतिपूर्वक एक आंदोलन कर रहे थे और परसों उन्होंने दिल्ली की तरफ से कूच किया था, जो सरकार की बात नहीं सुन रही थी। लेकिन परसों बैठ के समझौता हो गया था कि आज में सरकार की बात करेगी और किसान यहाँ पे रहना स्तर पर बैठे हैं। तो हमारे किसान शांतिपूर्वक बैठ गए थे, लेकिन कल प्रशासन ने एक वादा तोड़ते हुए और शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे किसानों को उन्हें जेल भेज दिया। उसी के विरोध में आज हम लोग वहाँ नोएडा जा रहे हैं और नोएडा के किसानों की हम लोग मदद करेंगे। किसान पूरे देश का एक है, चाहे नोएडा हो चाहे कहीं का भी हो, तो किसान एक है। यहाँ पर कानून टमाटर रोकने का प्रयास भी कर रहे हैं, इसमें क्या हुआ है? ये अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करेंगे, हम जाएंगे। और वही वाराणसी सहित पूरे देश में रेलवे ट्रैक यूनियन के चुनाव हो रहे हैं, जहां पर रेलवे के 5 यूनियनों ने अपने उम्मीदवारों को उतारा है। वही वाराणसी में 2800 वोटरों ने मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वही लखनऊ मंडल में कुल 20,800 मतदाता इस चुनाव में शामिल हुए। साथ ही भूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था के लिए जीआरपी के जवानों के अलावा वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट की टीम सुरक्षा व्यवस्था के लिए मौजूद रही। तो वही चुनाव अधिकारी अर्पित गुप्ता ने बताया कि पूरे देश में चुनाव की प्रक्रिया लगातार 3 दिनों तक चलेगी और 12 दिसंबर को इसके परिणाम घोषित होंगे। तो देखिए 11 साल बाद यहां पर चुनाव हुआ है और अब सबको रिजल्ट का इंतजार है। आपको बता दें कि 2800 वोटरों ने यहां पर मतदान किया है और कई सालों से इंतजार आज पूरा हुआ, जहां पर 11 सालों से लोग इसके बाद जो रहे थे और उसके बाद अब देखिए 11 साल बाद यहां पर वोटिंग हुई है। और इस बीच आपको बता दें जो वोटर है, जो मतदाता है, वो 2800 है और 2800 वोटरों ने यहां पर मतदान किया है, अपने जो है प्रत्याशी को चुना है। आखिरकार वो कौन है, देखिए ये तो जो है मतदान के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल ये तस्वीरें आपको वाराणसी से दिखा रहे हैं, जहां पर 11 साल बाद यहां पर चुनाव हुआ है और लोगों को खास तौर से काफी इंतजार था। और अब देखिए रिजल्ट आने का सबको इंतजार है। एक नई उम्मीद के साथ सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार वो जिम्मेदारी किसको दी गई है। और इस बीच देखिए वाराणसी से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां 11 साल बाद चुनाव हुआ है और अब मतगणना भी हो रहा है, जहां पर 11 साल बाद चुनाव हुआ है। और इसी के साथ साथ कुल मतदाता यहाँ पर 2800 भाग लिए, यानी 2800 लोगों ने यहाँ पर वोट किया है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर सीधे वाराणसी से दिखा रहे हैं, जहां पर 11 साल बाद चुनाव हुआ है और अब जो है आखिरकार सबकी किस्मत जो है एक पिटारे में बंद हो गई है। और उसका नाम क्या है, देखिए ये तो मतगणना के बाद पता चलेगा। ये चुनाव के जो 3 बूथ हैं यहाँ पर वाराणसी कैंट स्टेशन पर, इस पे जो है जीआरपी, आरपीएफ और सिविल पुलिस की ड्यूटी लगी हुई है। मतदान शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है और ये 3 दिन का 4, 5, 6 का मतदान है और ये सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। क्या व्यवस्था है, स्पेशल व्यवस्था, क्या कंडीशन चल रही है? सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही मजबूत और पुख्ता है। काफी शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो रहा है। किसी भी व्यक्ति का मोबाइल ले जाना चाहे तो उनके लिए नहीं जा सकते? नहीं, अंदर मतदान स्थल पे अंदर नहीं ले जा सकते। और यूपी कॉलेज के वक्फ बोर्ड के दावे का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। यूपी कॉलेज के साथ वाराणसी के काशी विद्यापीठ में भी विरोध प्रदर्शन बढ़ चढ़कर हो रहा है। विद्यापीठ के छात्र नेता आशुतोष तिवारी ने काफी बड़ी तादाद में छात्रों के साथ वक्फ बोर्ड का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। तो वही आक्रोशित छात्रों ने कहा कि वक्फ बोर्ड
बिना बुनियाद के दावे कर रही है। साथ ही कहा कि आज तो यूपी कॉलेज पर जो है दावे कर रही है, कल तो और भी शिक्षण संस्थानों में दावे कर अपने नाम करने की कोशिश करेगी और ऐसे वक्फ बोर्ड को बर्खास्त करने की मांग छात्रों ने की है। साथ ही कार्रवाई नहीं होने पर हनुमान चालीसा का पाठ कर आक्रोश व्यक्त करने की चेतावनी दी है। यूपी कॉलेज के संपत्ति पर वक्फ बोर्ड ने दावा करता है कि यूपी कॉलेज की जो संपत्ति है वक्फ बोर्ड की है। यूपी कॉलेज 1905 में बना और वक्फ बोर्ड का गठन 1954 में हुआ था। यूपी कॉलेज के छात्रों को कल गिरफ्तार भी किया गया था। उन्हीं के समर्थन में हम आज विद्यापीठ में पुतला दहन किए हैं वक्फ बोर्ड का। वक्फ बोर्ड का गठन इसलिए किया गया था कि ताकि वक्फ बोर्ड की जो कमेटी बनी थी उसमें अल्लाह के लिए कहा गया था कि अल्लाह जो परोपकार के लिए वक्फ बोर्ड की जमीन कब्जा किया जाएगा, इससे कि समाज का परोपकार होगा और शिक्षा से बड़ा परोपकार मेरे मामले पूरे विश्व में कोई भी नहीं हो सकता है। वक्फ बोर्ड जब बना तो उसमें कहा गया था शिक्षा के लिए परोपकार या धन अर्जित संपत्ति किया जाएगा। यूपी कॉलेज 1905 में बना, जहां पर अब तक लाखों छात्र पढ़ के निकल चुके होंगे और अभी भी 15 से 20 हजार छात्र वहां पढ़ते हैं। और वक्फ बोर्ड दावा करता है कि संपत्ति उनकी सब संपत्ति कब्जा करने के चक्कर में पड़ा है। आज यूपी कॉलेज में संपत्ति कब्जा करने का वक्फ बोर्ड दावा कर रहा है। कल काशी विद्यापीठ में करेगा, परसों संपूर्ण में करेगा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में करेगा। आने वाले समय में पूरे भारत में वक्फ बोर्ड दावा करके छात्र के जितने भी शिक्षण संस्थान है दावा करता है और वक्फ बोर्ड संपत्ति कब्जा करने के चक्कर में पड़ा हुआ है। और लखनऊ के विकासनगर थाना क्षेत्र में लुटेरों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। दरअसल 2 दिन पहले इंस्पेक्टर के बेटी के साथ पर्स स्नैचिंग हुई थी, जिसके बाद इंस्पेक्टर के साथ चौकी इंचार्ज सस्पेंड हुए थे। जिसमें आपको बता दें कि अपराधियों को पकड़ने के दौरान पुलिस की लुटेरों के साथ मिनी स्टेडियम के पास मुठभेड़ हो गई और मुठभेड़ में दोनों स्नैचर घायल हो गए, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो मुठभेड़ में देखिए घायल हुए जो स्नैचर थे शातिर, अब वो पकड़े जा चुके हैं। पुलिस कई दिनों से दबिश दे रही थी और अब ये सीधे तस्वीरें आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस लगातार धरपकड़ करते हुए नजर आ रही थी। और अब जो है मुठभेड़ में घायल हुए शातिर स्नैचर जो कि स्नैचर थे वो अब मुठभेड़ में घायल हो चुके हैं, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और अब उनसे पूछताछ की जाएगी कि इस पूरे सरगना में और कौन कौन शामिल है और इस घटना को वो कब से अंजाम दे रहे थे। फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से, जहां मुठभेड़ में घायल हुए शातिर जो है स्नैचर, वो अब उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हासिल लगी है, जहां पर आपको बताते चले कि मुठभेड़ हुआ है आरोपी और पुलिस की। दोनों घायलों को अब देखिए अस्पताल भेजा जा रहा है और अस्पताल भेजने के बाद जो है आगे की कार्रवाई में पुलिस जरूर करती हुई नजर आएगी। देखिए, गत 29 नवंबर 2024 में थाना क्षेत्र विकासनगर में एक महिला के साथ पर्स छीने जाने की घटना हुई थी। इस घटना के अनावरण के लिए हमारी विकासनगर की टीम और उसके साथ साथ जो है उत्तरी जोन की क्राइम टीम को लगाया गया था। साथ में और टीमें गठित की गई थी, जिसमें सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया, साथ ही मुखबिरान से जानकारी ली गई, जिसके क्रम में आज दिनांक 3 दिसंबर 2024 को यह सूचना मिली कि जो इस घटना में शामिल लोग हैं उनके बारे में मुखबिरान से सूचना मिली। 2 जगहों से इनको अलग अलग जगह से हिरासत पुलिस में लिया गया। और नोएडा में पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिए आरोपियों की निशानदेही पर पश्चिम बंगाल से थाना सेक्टर 49 पुलिस ने करीब 13 लाख रुपए की जो है ये पूरा मामला कीमत का 150 ग्राम सोना बरामद किया गया है। आरोपियों ने 14 सितंबर की सेक्टर 51 के एक घर में चोरी की थी। इन आरोपियों को जो है पिछले दिनों पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। दोनों आरोपियों पर गुरुग्राम और नोएडा में मुकदमे दर्ज हैं। एडीसीपी मनीष कुमार मिश्रा ने बताया कि संजय गर्ग ने 15 सितंबर को थाना सेक्टर 49 में एफआईआर दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि 14 सितंबर को वे घर से बाहर गए हुए थे और उस रात जब वे घर से लौटे तो देखा कि घर का प्रवेश द्वार पर अंदर से कुंडी लगी हुई थी और आगे के कमरे में गेट की कुंडी टूटी हुई है। जब उन्होंने घर के बाहर जाकर देखा तो घर का सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। घर में रखी ज्वेलरी और कैश चोरी हो चुका है।
आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने चोरी की घटना को स्वीकार किया है। आरोपियों की निशानदेही पर पश्चिम बंगाल में 149.70 ग्राम वजनी जेवरात बरामद हुआ है, तो वही जिसकी बाजार कीमत लगभग 13 लाख बताई गई है। और महाराजगंज में पीएनसी कंपनी के डंपर से सड़क दुर्घटना में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एम्बुलेंस से घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनकटी भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि गोरखपुर सुनौली राष्ट्रीय राजमार्ग के सड़क का निर्माण पीएनसी कंपनी कर रही है। घटना गोरखपुर सुनौली राष्ट्रीय राजमार्ग के फरेंदा थाना क्षेत्र के मथुरा नगर इलाके की है। तो देखिए यहाँ पर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर मुठभेड़ में एक युवक की मौत हो गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर 2 गंभीर रूप से घायल हुए। जो घायल है उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको बता रहे हैं जहां पर एक युवक की मौत हो गई है। ये बेहद दर्दनाक सड़क हादसा बताया जा रहा है, जहां पर एक युवक की मौत हो गई है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल जिनकी मौत हुई है वहीं मौके पर परिजन पहुंचे हुए, पुलिस भी मौके पर पहुंची हुई है और इसी के साथ साथ परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं महाराजगंज से, जहां पर ये हादसा हुआ है और इस हादसे में एक युवक ने अपनी जान गंवा दी है। हालांकि आपको बताया जा रहा है कि 2 लोगों की देखिए गंभीर रूप से बुरा हाल है। पुलिस भी मौके पर पहुंची, जहां पर घायलों को अस्पताल में भी भेजा गया, जहां वो उपचाररत हैं। और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ वाराणसी में भाजपा कार्यकर्ताओं समेत साधु संतों और समाजसेवियों ने विशाल धरना प्रदर्शन किया है। इस क्रम में वाराणसी के मिंट हाउस स्थित विवेकानंद चौराहे पर भाजपा कार्यकर्ता और साधु संत समाजसेवियों ने इकट्ठा होकर आक्रोश मार्च निकाला है और ये आक्रोश मार्च वाराणसी के मिंट हाउस से चलकर कचहरी स्थित जिला कमिश्नर वेट पर जाकर खत्म। समाजसेवियों ने सरकार को पत्र देकर बर्बरतापूर्वक हो रहा हिंदुओं को अत्याचार को रोकने के लिए बड़ी कार्रवाई करते हुए मांग की है। आज देखिए बनारस की काशी के हिंदू संगठन की तरफ से ये कार्यक्रम चल रहा है। अब बांग्लादेश को चेतावनी दी जा रही है कि अगर तुम नहीं मानोगे तो बाद में पछताओगे, क्योंकि हमारे ही अंग हो। तो निश्चित तौर पर हमारे हिंदू जो रहते हैं यहाँ पर बांग्लादेश रहते हैं उनका सम्मान किया जाता है। तो वहाँ पर अगर हिंदू हैं तो उनका सम्मान करो और नहीं करोगे तो विलीन। देखिए जिस प्रकार से हिंदुओं के साथ वहाँ बर्बरता हो रही है, उस बर्बरता के विरोध में यहाँ पर हिंदू जनमानस एकत्रित होकर के विरोध कर रहा है कि आज वहाँ पर मठ मंदिरों को बैन किया जा रहा है, वहाँ पर रामकृष्ण को बैन किया जा रहा है। हम वहाँ पर अल्पसंख्यक हैं, तो अल्पसंख्यकों के साथ वहाँ पर सरकार नहीं ध्यान दे रही है और इस प्रकार से अत्याचार हो रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं और पूरा विश्व देख रहा है। इंडिया गठबंधन के सारे नेता देख रहे हैं, लेकिन किसी की आवाज़ नहीं निकल रही है। एक मौलवी के साथ अगर यहाँ थोड़ा सा कुछ हो जाए फिर देखो आग लग जाती है। तो आज हम लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि बांग्लादेश सुधर जाए, नहीं तो फिर हमको मजबूरन भारत में मिलाने के लिए बात कर रहे हैं। आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने डीएम ऑफिस का घेराव किया है। आजाद समाज पार्टी ने संभल में हुई घटना को लेकर विरोध जताया। सैकड़ों की संख्या में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और कार्यकर्ता साथ ही संभल घटना को लेकर कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और संभल घटना को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। तो वही आपको बताते चले कि कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में मृतकों के परिवार को मुआवजा दिलाने की रखी गई मांग। इस दौरान आजाद समाज पार्टी के प्रदेश सचिव अनिकेत धानुक ने कहा, यूपी सरकार लोगों को जोड़ने का नहीं तोड़ने का काम कर रही है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मेरठ से, जहां पर धर्म की राजनीति ना करें ऐसी लगातार पोस्टर और बैनर लेकर यहां पर
निकले हुए हैं, जहां पर इसके लिए अब देखिए जिलाधिकारी को डीएम को ज्ञापन सौंपते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपको सीधे हम मेरठ से दिखा रहे हैं, जहां पर अब ये अल्पसंख्यकों के सम्मान में जो है ये मैदान में तमाम लोग उतरे हुए हैं, जहां पर दलित समाज के लोग पहुंचे हुए हैं, जहां अपनी मांग को लेकर यहां पर जिलाधिकारी को ज्ञापन देते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी मांग करते हुए नजर आ रहे हैं, प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको मेरठ से दिखा रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने डीएम को इसके लिए एक पत्र भी सौंपा है। यूपी सरकार लगातार वो तोड़ने का काम कर रही है, ऐसा इनका कहना है। और इसी के साथ साथ यह भी आरोप लगाते हुए नजर आए कि धर्म की जो है राजनीति कर रही है। तो आजाद समाज पार्टी ने डीएम ऑफिस को घेरा है। जो 11 तारीख को संभल में घटना हुई है, 24 तारीख में वहाँ पे 5 लोगों की हत्या हुई है, उनको न्याय दिलाने के लिए आज हम यहाँ पे आजाद समाज पार्टी के तत्वाधान में ज्ञापन देने के लिए जिलाधिकारी महोदय के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदय को देने आए हैं। क्योंकि वहाँ पर अज्ञात के नाम पर घरों में घुसकर वहाँ पे लोगों के साथ अत्याचार मुस्लिम समाज पर किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि उन पर अत्याचार न किया जाए, जो दोषी हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। और पलिया नगर पालिका के उपचुनाव के चलते भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मी गुप्ता ने विधायक रोमी साहनी सहित दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन कराया। नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन शक्ति प्रदर्शन के साथ पार्टी के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ी संख्या में पुलिस बल तहसील परिसर में तैनात रहा। तो वही आपको बता दें कि नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन तहसील परिसर में गहमा गहमी का माहौल नजर आया। भाजपा से प्रत्याशी घोषित होने के बाद चेयरमैन जो है स्वर्गीय केबी गुप्ता की पत्नी लक्ष्मी गुप्ता ने भाजपा विधायक रोमी साहनी को सहित दर्जनों जो है कार्यकर्ताओं के साथ तहसील में पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। और इस दौरान उन्होंने मीडिया के माध्यम से अपने स्वर्गीय पति केबी गुप्ता के शेष रहे कार्यों को पूरा करने में शहरवासियों से सहयोग मांगा। केबी गुप्ता जी को 5 साल के लिए पब्लिक पलिया के लोगों ने चुना था, लेकिन 1.5 वर्ष में ही वो नहीं रहे। अब उपचुनाव हो रहा है। जो पार्टी के संगठन ने और पार्टी के नेतृत्व ने उनकी पत्नी को यहाँ से टिकट दे करके दोबारा सेवा करने का अवसर दिया है। और मुझे पूरी आशा है, पूरा विश्वास है कि पलिया की जनता ने ये मन बना लिया है कि केबी गुप्ता जी की पत्नी लक्ष्मी देवी जी को इस बार फिर भारी बहुमत से पलिया की जनता। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। कार्य